नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी साहित्य कृति की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसे विश्व साहित्य की सबसे गहरी और प्रभावशाली कहानियों में गिना जाता है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन के अर्थ, मानव अस्तित्व और मृत्यु के सामने खड़े होने की सच्चाई को उजागर करती है। इस महान कहानी का नाम है द डेथ ऑफ इवान इलिच और इसके लेखक हैं महान रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय की ये रचना हमें ये दिखाती है कि मनुष्य अक्सर अपना जीवन समाज की अपेक्षाओं और बाहरी सफलता के पीछे बिताता है, लेकिन जब वो मृत्यु के सामने खड़ा होता है तब उसे ये प्रश्न परेशान करने लगता है कि क्या उसका जीवन वास्तव में सार्थक था। इस कहानी का मुख्य पात्र है इवान इलिच, जो एक न्यायाधीश है और जिसने अपना जीवन समाज की दृष्टि में सफल बनने के लिए बिताया है। उसका जीवन बाहर से देखने में पूरी तरह व्यवस्थित और सफल दिखाई देता है। उसके पास सम्मान है, पद है, परिवार है और एक स्थिर जीवन है। लेकिन टॉल्स्टॉय हमें ये दिखाते हैं कि बाहरी सफलता हमेशा आंतरिक संतोष का प्रतीक नहीं होती। इवान इलिच का जीवन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है जहां वो समाज की स्वीकृति को ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लेता है। वो वही करता है जो समाज के लिए उचित माना जाता है और वो अपने जीवन को उसी ढांचे में ढालता है जिसे लोग सम्मानजनक समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जीवन एक ऐसी दिनचर्या में बदल जाता है जिसमें वास्तविक खुशी या गहराई नहीं होती। टॉल्स्टॉय इस कहानी के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन कई बार एक ऐसे भ्रम में बीत जाता है जहां वो बाहरी उपलब्धियों को ही जीवन का उद्देश्य समझने लगता है। लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तब वही व्यक्ति अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। कहानी की शुरुआत ही एक अनोखे तरीके से होती है, क्योंकि हम पहले ही ये जान लेते हैं कि इवान इलिच की मृत्यु हो चुकी है। उसके सहकर्मी और मित्र उसकी मृत्यु की खबर सुनते हैं और उनकी पहली प्रतिक्रिया दुख नहीं बल्कि अपने निजी लाभ के बारे में सोचने की होती है। वे ये सोचने लगते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पद पर कौन नियुक्त होगा और इससे उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दृश्य हमें तुरंत ये दिखा देता है कि समाज में संबंध कई बार केवल औपचारिक और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार कहानी धीरे धीरे हमें इवान इलिच के जीवन की ओर ले जाती है, जहां हम ये समझने लगते हैं कि उसका जीवन वास्तव में कैसा था। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, जहां हम इवान इलिच के जीवन को उसके बचपन, उसके करियर और उसके निर्णयों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं अनुभवों के माध्यम से ये कहानी जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ को उजागर करती है। पहला खंड। इवान इलिच का जीवन शुरुआत से ही उस दिशा में बढ़ता है जहां सामाजिक स्वीकृति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसमें ये इच्छा हमेशा से मौजूद थी कि वो समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इसी कारण उसने अपने जीवन के निर्णय भी उसी आधार पर लिए जो उसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य और सफल बना सके। जब वो पढ़ाई कर रहा था तब भी उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके और एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर सके। वो अपने मित्रों के साथ सामान्य जीवन जीता था, लेकिन उसके भीतर हमेशा ये इच्छा रहती थी कि उसका जीवन व्यवस्थित और सम्मानजनक दिखाई दे। धीरे धीरे वो न्याय व्यवस्था में प्रवेश करता है और एक सरकारी अधिकारी के रूप में काम करना शुरू करता है। ये काम उसे संतोष इसलिए देता है क्योंकि इसमें उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिलता है। इवान इलिच अपने काम को पूरी लगन से करता है, लेकिन उसका उद्देश्य न्याय की गहराई को समझना नहीं बल्कि अपने पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखना होता है। टॉल्स्टॉय यहाँ ये दिखाते हैं कि कई बार मनुष्य अपने काम को केवल एक साधन के रूप में देखता है, जिसके माध्यम से वो समाज में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसी दौरान इवान इलिच की मुलाकात एक स्त्री से होती है जिससे वो विवाह करने का निर्णय लेता है। ये विवाह भी प्रेम के गहरे अनुभव से अधिक सामाजिक सुविधा और प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। शुरुआत में उसका वैवाहिक जीवन सामान्य और सुखद दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ उसमें तनाव और दूरी बढ़ने लगती है। इवान इलिच धीरे धीरे अपने घर के जीवन से दूरी बनाने लगता है और अपने काम और सामाजिक जीवन में अधिक समय बिताने लगता है। इस प्रकार उसका जीवन बाहर से देखने में सफल और व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो धीरे धीरे एक खालीपन की ओर बढ़ रहा होता है। और यही वो स्थिति है जहां से इस कहानी का वास्तविक संघर्ष शुरू होता है,
क्योंकि जल्द ही इवान इलिच के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी और उसे अपने अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर कर देगी। अब जब हम द डेथ ऑफ इवान इलिच की कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हमें इवान इलिच के जीवन की उस अवस्था का अनुभव होने लगता है जहां उसका बाहरी जीवन पूरी तरह व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक गहरा खालीपन धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। इवान इलिच अपने करियर में सफल हो चुका है, उसे न्यायाधीश का सम्मानजनक पद मिल चुका है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है। उसके घर में अच्छा फर्नीचर है, एक व्यवस्थित जीवन है और वो अपने सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ समय बिताता है। लेकिन टॉल्स्टॉय ये दिखाते हैं कि ये सब कुछ केवल बाहरी व्यवस्था है, क्योंकि उसके जीवन में वास्तविक आनंद या आत्मिक संतोष नहीं है। उसका विवाह भी धीरे धीरे एक औपचारिक संबंध में बदल जाता है। उसकी पत्नी प्रास्कोविया के साथ उसका संबंध अक्सर तनाव और शिकायतों से भरा रहता है। घर में छोटे छोटे विवाद होने लगते हैं और इवान इलिच को ये महसूस होने लगता है कि घर का वातावरण उसके लिए बोझ बनता जा रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए वो अपने काम और सामाजिक जीवन में और अधिक समय बिताने लगता है, क्योंकि वहां उसे वो सम्मान और नियंत्रण का अनुभव मिलता है जो उसे घर में नहीं मिलता। टॉल्स्टॉय यहां ये दिखाते हैं कि मनुष्य कई बार अपने जीवन के वास्तविक प्रश्नों से बचने के लिए बाहरी गतिविधियों में खुद को व्यस्त कर लेता है। इवान इलिच का जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है, जहां वो केवल अपने काम, अपने पद और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में ही संतोष खोजने लगता है। लेकिन जीवन हमेशा उसी दिशा में नहीं चलता जैसा मनुष्य चाहता है। एक दिन जब इवान इलिच अपने नए घर की सजावट कर रहा होता है, तब एक छोटी सी घटना होती है जो बाद में उसके पूरे जीवन को बदल देती है। वो खिड़की के पास खड़ा होकर पर्दों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि वो गिरता नहीं है, लेकिन उस क्षण उसे अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। शुरुआत में वो इस दर्द को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि ये केवल एक मामूली चोट है। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द बढ़ने लगता है और उसके शरीर में एक असहजता का अनुभव लगातार बना रहता है। इवान इलिच डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन डॉक्टरों का व्यवहार भी वैसा ही औपचारिक और ठंडा होता है जैसा वो स्वयं अपने काम में किया करता था। डॉक्टर उसे कई जटिल शब्दों में उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं, लेकिन वे उसे स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते कि वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है। ये स्थिति इवान इलिच को और अधिक परेशान करने लगती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कुछ गंभीर है, लेकिन कोई भी उससे सच्चाई स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा। धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता जाता है और उसके जीवन की सामान्य दिनचर्या टूटने लगती है। अब वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यही वो क्षण है जब पहली बार उसके मन में मृत्यु का विचार स्पष्ट रूप से प्रवेश करता है। शुरुआत में वो इस विचार को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि मृत्यु किसी और के लिए होती है, उसके लिए नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसका दर्द बढ़ता है, वैसे वैसे ये विचार भी उसके भीतर गहराता जाता है और यहीं से कहानी का वो गहरा चरण शुरू होता है जहां इवान इलिच को पहली बार अपने जीवन और अपनी मृत्यु के वास्तविक अर्थ का सामना करना पड़ता है। और इसी बिंदु से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि बीमारी और पीड़ा के बीच इवान इलिच का मन किस प्रकार अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है और कैसे ये अनुभव धीरे धीरे उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों के करीब ले जाता है। अब जब द डेथ ऑफ इवान इलिच की कहानी आगे बढ़ती है, तो इवान इलिच की बीमारी धीरे धीरे उसके जीवन का केंद्र बन जाती है और इसी बीमारी के माध्यम से वो पहली बार अपने अस्तित्व की सच्चाई का सामना करने लगता है। शुरुआत में इवान इलिच इस दर्द को एक सामान्य बीमारी समझता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे ये दर्द और अधिक गहरा और असहनीय होने लगता है। अब उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है और वो अपने सामान्य जीवन को जारी नहीं रख पा रहा। लेकिन उससे भी अधिक कठिन है वो मानसिक संघर्ष जो उसके भीतर शुरू हो चुका है। इवान इलिच ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसकी बीमारी गंभीर हो सकती है, क्योंकि उसके लिए ये विचार ही असहनीय है कि उसका जीवन समाप्त हो सकता है। वो अपने मन में बार बार ये सोचता है कि शायद डॉक्टरों ने गलती की होगी या शायद उसकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगता है कि ये दर्द केवल एक साधारण बीमारी नहीं है,
टॉल्स्टॉय यहाँ ये दिखाते हैं कि जब मनुष्य पहली बार मृत्यु की संभावना का सामना करता है तो उसका मन किस प्रकार उसे स्वीकार करने से बचने की कोशिश करता है। इवान इलिच भी उसी संघर्ष से गुजरता है। वो अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों को जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर अब उसे ये अनुमति नहीं देता। धीरे धीरे उसका काम उससे दूर हो जाता है और उसका सामाजिक जीवन भी समाप्त होने लगता है। जो लोग पहले उसके आसपास रहते थे अब उससे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उसकी बीमारी उन्हें असहज करती है। यहां तक कि उसका अपना परिवार भी उसकी पीड़ा को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसकी पत्नी और उसकी बेटी अक्सर उसके कमरे में केवल औपचारिकता के लिए आती हैं और फिर जल्दी से बाहर चली जाती हैं। इवान इलिच को यह महसूस होने लगता है कि लोग उसकी बीमारी को समझने के बजाय उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह अनुभव उसे और अधिक अकेला बना देता है। लेकिन इस अंधकार के बीच एक व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में उसकी पीड़ा को समझता है, और वो है उसका सेवक गैरिसिम। गैरिसिम एक साधारण किसान युवक है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी करुणा और सच्चाई है। वो इवान इलिच की सेवा बिना किसी औपचारिकता के करता है और उसके साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करता है। जब वो इवान इलिच के पैरों को सहारा देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके, तब वो ये भी कहता है कि ये सब जीवन का हिस्सा है और हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गैरिसिम के शब्द सरल हैं, लेकिन उनमें एक गहरी सच्चाई है। इवान इलिच को पहली बार ये महसूस होता है कि उसके आसपास के लोगों में केवल यही व्यक्ति है जो उसकी स्थिति को वास्तव में समझता है। गैरिसिम का ये व्यवहार उसे एक अजीब सी शांति भी देता है, क्योंकि वो बिना किसी झूठ या दिखावे के उसकी पीड़ा को स्वीकार करता है। और इसी अनुभव के माध्यम से इवान इलिच के भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगता है। वो अपने जीवन को याद करने लगता है और ये सोचने लगता है कि क्या उसका जीवन वास्तव में सही था। क्या उसने वो जीवन जिया जो वास्तव में अर्थपूर्ण था, या उसने केवल वही किया जो समाज के अनुसार उचित माना जाता था। यही प्रश्न धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरे आत्ममंथन को जन्म देता है, और यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, क्योंकि अब इवान इलिच अपने जीवन की सच्चाई का सामना करने वाला है। और इसी बिंदु से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि मृत्यु के करीब पहुंचते हुए इवान इलिच अपने जीवन को किस प्रकार नए दृष्टिकोण से देखता है और कैसे ये अनुभव उसे एक गहरी आत्मिक समझ तक ले जाता है। अब जैसे जैसे इवान इलिच की बीमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका शारीरिक दर्द केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके भीतर एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी शुरू हो जाता है। और यही संघर्ष द डेथ ऑफ इवान इलिच की सबसे महत्वपूर्ण परत को सामने लाता है। इवान इलिच अब अपने बिस्तर पर अधिक समय बिताने लगा है। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है और उसका दर्द अब लगभग लगातार बना रहता है। लेकिन उससे भी अधिक कठिन है वो भय जो उसके भीतर धीरे धीरे गहराता जा रहा है। अब उसके मन में बार बार एक ही विचार आता है कि शायद उसकी मृत्यु निकट है। शुरुआत में वो इस विचार को स्वीकार करने से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये असंभव है कि उसका जीवन इस तरह समाप्त हो सकता है। वो अपने मन में बार बार ये दोहराता है कि ये केवल एक बीमारी है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका दर्द और उसकी कमजोरी उसे ये महसूस कराने लगती है कि ये केवल एक साधारण बीमारी नहीं है। यही वो क्षण है जब पहली बार उसके भीतर एक गहरा भय जन्म लेता है, क्योंकि अब उसे ये महसूस होने लगता है कि मृत्यु वास्तव में उसके करीब आ रही है। टॉल्स्टॉय यहां ये दिखाते हैं कि जब मनुष्य मृत्यु का सामना करता है, तब वो अपने जीवन को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। इवान इलिच भी अब अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है और उसे महसूस होता है कि उसके जीवन के सबसे सच्चे और आनंदपूर्ण क्षण वही थे जब वो बच्चा था। उस समय उसका जीवन सरल था और उसमें कोई दिखावा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने जीवन को समाज की अपेक्षाओं के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। उसने वही किया जो सम्मानजनक माना जाता था और वही जीवन जिया जिसे लोग सफल जीवन कहते हैं। लेकिन अब जब वो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एक अजीब सा संदेह होने लगता है। वो सोचने लगता है कि क्या ये संभव है कि उसने अपना पूरा जीवन एक भ्रम में जिया हो?
क्या ये संभव है कि वो जीवन जिसे वो हमेशा सही समझता रहा वास्तव में गलत था? ये विचार उसे गहराई से परेशान करने लगता है, क्योंकि यदि ये सच है तो इसका अर्थ ये है कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। इसी संघर्ष के बीच उसे गेरासिम का व्यवहार याद आता है। गेरासिम उसके साथ बिना किसी दिखावे के सच्चाई से पेश आता है और उसकी पीड़ा को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है। इवान इलिच को ये महसूस होने लगता है कि गेरासिम का जीवन शायद उससे अधिक सच्चा और सरल है। गेरासिम मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वो है। ये विचार इवान इलिच के भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने अपने जीवन को केवल बाहरी दिखावे और सामाजिक स्वीकृति के पीछे बिताया। और अब जब मृत्यु सामने खड़ी है, तब वो पहली बार ये समझने लगा है कि जीवन का वास्तविक अर्थ कुछ और था। और इसी गहरे आत्ममंथन के साथ कहानी का अगला चरण शुरू होता है, जहां इवान इलिच का ये आंतरिक संघर्ष और भी गहरा होने वाला है और वो अपने जीवन के बारे में एक ऐसे सत्य के करीब पहुंचने वाला है जो उसकी पूरी चेतना को बदल देगा। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इवान इलिच का आंतरिक संघर्ष और भी गहरा होता जाता है, क्योंकि अब उसकी बीमारी केवल शारीरिक पीड़ा नहीं रह गई है, बल्कि वो उसके पूरे अस्तित्व को प्रश्नों के घेरे में ला चुकी है। और यही वो चरण है जहां द डेथ ऑफ इवान इलिच अपने सबसे गहरे दार्शनिक अर्थ को प्रकट करने लगती है। इवान इलिच अब लगभग पूरी तरह बिस्तर पर है। उसका दर्द लगातार बढ़ रहा है और हर दिन उसके लिए पहले से अधिक कठिन होता जा रहा है। उसका शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन उसके मन में उठने वाले प्रश्न उससे भी अधिक तीव्र हैं। अब वो अपने जीवन के हर निर्णय को याद करने लगता है और ये सोचने लगता है कि क्या वो जीवन वास्तव में सही था जिसे उसने इतने वर्षों तक सही समझा। वो याद करता है कि कैसे उसने अपने करियर को सबसे अधिक महत्व दिया था, कैसे उसने हमेशा वही किया जो समाज के अनुसार उचित और सम्मानजनक माना जाता था। लेकिन अब जब वो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ये सब एक प्रकार का अभिनय जैसा लगने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अपना जीवन वास्तव में जिया ही नहीं, बल्कि केवल एक भूमिका निभाई है जिसे समाज ने उसके लिए तय कर दिया था। ये विचार उसके भीतर गहरा भय और पीड़ा पैदा करता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद उसका जीवन वास्तव में गलत दिशा में चला गया। इसी कारण उसके भीतर एक तीव्र विरोध भी पैदा होता है। वो अपने भीतर से एक आवाज सुनता है जो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसका पूरा जीवन गलत रहा हो। लेकिन दूसरी ओर उसकी चेतना उसे ये भी महसूस कराती है कि उसके जीवन में सच्ची करुणा और सच्चा प्रेम बहुत कम था। उसने अपने जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा को महत्व दिया, लेकिन उसने शायद कभी ये नहीं सोचा कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। इसी बीच उसका दर्द और भी बढ़ जाता है और कई बार वो चीख उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पीड़ा अब असहनीय हो चुकी है। उसका परिवार उसकी इस पीड़ा को देखकर परेशान तो होता है, लेकिन फिर भी वे उसके साथ उस गहराई से नहीं जुड़ पाते जिसकी उसे आवश्यकता है। वे अक्सर उसकी बीमारी को एक असुविधा के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि यह स्थिति जल्द समाप्त हो जाए। इससे इवान इलिच को और अधिक अकेलापन महसूस होता है। लेकिन इस अंधकार के बीच भी एक व्यक्ति ऐसा है जो उसके साथ सच्चे अर्थ में खड़ा है, और वो है गेरासिम। गेरासिम का सरल और सच्चा व्यवहार इवान इलिच को बार बार ये महसूस कराता है कि जीवन में सच्चाई और करुणा का कितना महत्व है। गेरासिम बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा करता है और उसकी पीड़ा को पूरी संवेदना के साथ स्वीकार करता है। इवान इलिच को ये महसूस होने लगता है कि गेरासिम का जीवन शायद उससे अधिक सच्चा है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं है। यही विचार धीरे धीरे इवान इलिच के भीतर एक गहरी समझ को जन्म देने लगता है। अब वो ये सोचने लगता है कि शायद जीवन का वास्तविक अर्थ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि करुणा और सच्चाई में है। और इसी विचार के साथ उसका आंतरिक संघर्ष एक नई दिशा लेने लगता है। अब वो केवल अपनी पीड़ा से नहीं जूझ रहा, बल्कि वो अपने जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से कहानी का अगला चरण शुरू होता है, जहां इवान इलिच अपने जीवन के अंतिम क्षणों के करीब पहुंचते हुए एक ऐसी आध्यात्मिक समझ तक पहुंचने वाला है जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल देगी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां इवान इलिच का आंतरिक संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका है।
और उसकी शारीरिक पीड़ा के साथ साथ उसका मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव भी अत्यंत गहरा हो चुका है। यही वो क्षण है जहां द डेथ ऑफ इवान इलिश का वास्तविक संदेश स्पष्ट होने लगता है। इवान इलिश अब लगभग पूरी तरह बिस्तर पर है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है और उसका दर्द अब लगभग लगातार बना रहता है। कई बार वो इस पीड़ा के कारण जोर से चीख उठता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दर्द कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन इस निरंतर पीड़ा के बीच उसके भीतर एक गहरा विचार बार बार लौट कर आता है, और वो विचार ये है कि शायद उसका पूरा जीवन वैसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था। वो अपने जीवन के हर चरण को याद करने लगता है। वो अपने बचपन के उन क्षणों को याद करता है जब जीवन सरल था और उसमें कोई बनावट नहीं थी। उसे महसूस होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने जीवन को समाज के नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। उसने वही किया जिसे लोग सही कहते थे और वही रास्ता चुना जो सम्मानजनक माना जाता था। लेकिन अब जब वो मृत्यु के करीब है, तब उसे ये महसूस होने लगता है कि उसने शायद कभी वास्तव में ये नहीं सोचा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये विचार उसके भीतर गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसका जीवन केवल बाहरी सफलता के पीछे भागने में बीत गया। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन को सच में जिया ही नहीं, बल्कि केवल एक सामाजिक भूमिका निभाई। ये विचार उसे बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि यदि ये सच है तो इसका अर्थ ये है कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उसके भीतर एक नया परिवर्तन भी शुरू होता है। वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि शायद जीवन का वास्तविक अर्थ कुछ और है। जब वो अपने बेटे को देखता है जो उसके पास बैठकर रो रहा है, तब उसके भीतर पहली बार एक गहरी करुणा का भाव उत्पन्न होता है। उसे ये महसूस होता है कि उसके परिवार के लोग भी पीड़ा में हैं और उसकी मृत्यु उन्हें भी दुख दे रही है। ये अनुभव उसके भीतर एक नई संवेदना को जन्म देता है। अब वो पहली बार अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में सोचने लगता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे उसके भीतर शांति का एक नया अनुभव पैदा करता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि यदि वो अपने जीवन में पहले ही इस करुणा और सच्चाई को समझ पाता तो शायद उसका जीवन अलग होता। लेकिन अब भी ये समझ उसके भीतर एक नई रोशनी की तरह जन्म लेती है, और इसी क्षण उसके भीतर मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे ये महसूस होने लगता है कि जीवन का अर्थ केवल सफलता और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। और इसी गहरी समझ के साथ कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, जहां इवान इलिच अपने जीवन के अंतिम क्षणों का सामना करेगा और एक ऐसी आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेगा जो उसकी पूरी चेतना को बदल देगी। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे गहरे क्षण की ओर बढ़ती है, जहां इवान इलिच अपने जीवन और मृत्यु की अंतिम सच्चाई का सामना करता है। और यही वो बिंदु है जहां द डेथ ऑफ इवान इलिच का वास्तविक संदेश पूरी स्पष्टता के साथ सामने आता है। इवान इलिच की पीड़ा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका है और वो लगातार दर्द और थकान से गुजर रहा है। लेकिन इसी पीड़ा के बीच उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन जन्म ले चुका है। अब उसका ध्यान केवल अपनी पीड़ा पर नहीं है, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों को भी देखने लगा है। जब वो अपने बेटे को अपने पास बैठा हुआ देखता है जो चुपचाप रो रहा है, तब उसके भीतर एक गहरी करुणा उत्पन्न होती है। उसे ये महसूस होता है कि उसका परिवार भी उतना ही दुखी है जितना वो स्वयं है। यही वो क्षण है जब उसके भीतर पहली बार अपने जीवन के प्रति एक नई समझ उत्पन्न होती है। उसे अचानक ये अनुभव होता है कि उसका जीवन वास्तव में गलत दिशा में चला गया था, क्योंकि उसने अपना अधिकांश समय केवल बाहरी सफलता और सामाजिक स्वीकृति के पीछे बिताया। लेकिन उसी क्षण उसे ये भी महसूस होता है कि अभी भी एक संभावना मौजूद है। वो अपने भीतर एक गहरी करुणा और प्रेम का अनुभव करता है, और यही अनुभव उसके भीतर एक नई शांति को जन्म देता है। अब वो पहली बार अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है। वो ये समझ लेता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने सच्चाई और करुणा के स्थान पर दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व दिया। लेकिन अब जब वो इस सच्चाई को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। उसका मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसे महसूस होता है कि मृत्यु उतनी भयानक नहीं है जितनी वो पहले लगती थी, बल्कि ये केवल जीवन के एक चरण का अंत है। और इसी समझ के साथ उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। टॉल्स्टॉय इस क्षण को बहुत गहराई से प्रस्तुत करते हैं,
क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक जागरण का क्षण है। इवान इलिच को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने अंधकार की जगह अब प्रकाश दिखाई दे रहा है। उसके भीतर से पीड़ा का भय समाप्त हो जाता है और उसकी चेतना एक नई शांति को महसूस करने लगती है। और फिर धीरे धीरे वो अपने अंतिम क्षण में प्रवेश करता है। उसके मन में अब कोई भय नहीं है, केवल एक शांत स्वीकृति है, और इसी शांति के साथ उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लियो टॉल्स्टॉय ने इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं मापा जा सकता। वास्तविक अर्थ प्रेम, करुणा और सच्चाई में छिपा होता है। जब मनुष्य इन मूल्यों को समझता है, तभी वो जीवन की वास्तविक गहराई को पहचान सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि मृत्यु के सामने खड़े होकर ही कई बार मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। अगर आपको ये गहरी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से इस महान साहित्यिक कृति को एक नए दृष्टिकोण से समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़े, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महान किताबों और विचारों की यात्राएं लेकर आते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम किताबों, दर्शन और जीवन के गहरे विचारों की अद्भुत यात्राएं आपके लिए लेकर आते हैं।